8वीं कक्षा हिंदी। बच्चों, इस वीडियो में हम हमारे हिंदी के टेक्स्ट बुक के 7th लेसन मेरे रज़ा साहिब, जो लेसन लिखा है सुजाता बजाज, लेखिका का नाम है सुजाता बजाज। इस पाठ के ज़रिए हम एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रज़ा, उनके बारे में जानकारी हमें मिलती है। ये जो पाठ है ये एक संस्मरण है। संस्मरण मतलब किसी के साथ बिताया हुआ कुछ पलों का या किसी के बारे में जो याद है वो यादों में से निकाला हुआ कुछ लाइंस या कुछ लेखन, इसे संस्मरण कहते हैं। मेरे रज़ा साहिब। पहले हम हमारा जो लेखिका है उनके बारे में पहले जानकारी। जन्म 1958 में, 1958 जयपुर के कोई जगह में। जयपुर कहाँ पर है? राजस्थान। सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार है, चित्रकार, आर्टिस्ट, बहुत ही प्रसिद्ध यानी जाने माने, वेल नोन, फेमस। आजकल आप पेरिस में रहती हैं। पेरिस फ्रांस का एक जगह है, फ्रांस का कैपिटल। आपके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। वो एक भारतीय है, भले ही वो पेरिस में रहती है तो भी उनके जो चित्र है, उन्होंने जितने भी चित्र बनाए हैं और जितने भी मूर्तिकला यानी वो मूर्ति भी बनाते हैं, तो ये सभी में भारत का रंग छुपे होती हैं। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। प्राचीन संस्कृति, प्राचीन यानी एंशंट, पुराने, संस्कृति, कल्चर, एंशंट कल्चर का उनके चित्रकलाओं में, मूर्तियों में वगैरह उसका झलक दिखने को मिलता है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है, सृष्टि किया है, जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी, खुशी भी है और गम भी। यानी एक ही वक्त में दो अलग अलग गुण, दो विपरीत गुण उनके चित्रों में, चित्रकलाओं में देखने को मिलता है। सादगी होता है, सिंपलिसिटी, सादगी मतलब सिंपलिसिटी, और रंगीनी यानी सिंपलिसिटी आप समझ सकते हो, तो उसके ऑपोजिट यानी सब कुछ रंग भंग से भरे पड़े। प्रमुख कृतियाँ, इनके कृति, इनके हाथों से लिखे हुए लेखन सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित। ज़्यादा कुछ पुस्तक का लिस्ट यहाँ पर नहीं दिया। इनके द्वारा लिखाए बनाए गए जो गणेश जी के चित्र, गणेश जी का जो फोटो है या चित्र उन्होंने जो बनाया, उस चित्र के बारे में उन्होंने एक पुस्तक लिखकर प्रकाशित किए, पब्लिश किए हैं। अभी हम हमारे लेसन की तरफ जाते हैं। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रज़ा साहिब अब नहीं रहे। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार, न्यूज़ मिला कि अब क्या है, रज़ा साहब नहीं रहे। नहीं रहे मीन्स ही पास्ड अवे। और ये सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। मानस पटल यानी मन के जो स्क्रीन है, मन की स्क्रीन मतलब द स्क्रीन ऑफ माई हार्ट, मेरे मन की स्क्रीन पर यादों की एक कतार सी लग गई। यादों की, जैसे बोलते हैं ना, यादों की बारात, यादों की पूरे लाइन सी, बहुत सारे लाइन से बहुत सारे यादें आ गई। पिछले फरवरी की ही बात है, यानी करीब 1 साल की बात है, जुलाई और 1 साल के थोड़ा सा ज़्यादा, पिछले फरवरी की ही बात है। अब ये जो इंसिडेंट हो रहा है कभी जुलाई में, जुलाई से कुछ दिनों ही पहले जाओगे तो फरवरी महीना है। तो तभी मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। प्रदर्शनी क्या होता है? एग्जीबिशन। बड़े बड़े जो चित्रकार लोग हैं अपने चित्रों का, अपने कला का
प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन देते हैं, तो इनके प्रदर्शनी के लिए गए थे, गणपति प्रदर्शनी। सोच रही थी कि रज़ा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाएं, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। तो मैं ये सोच रही थी वहाँ पर जाते जाते कि रज़ा साहेब इनके ये प्रदर्शनी देखने के लिए अपनी व्हील चेयर पर वहाँ पर आ जाए। लेकिन हुआ क्या है, उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। अनहोनी सी यानी जो हो नहीं सकता था, ऐसा कुछ हो गई। उस रात रज़ा साहेब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। देखो उस रात उनके सपने में रज़ा साहेब आए और उनको उठाए, जगाए और इन लोग दोनों बातें किए। इसका मतलब सपने में बातें किए और शो के लिए उन्होंने शुभकामनाएं यानी कंग्रेचुलेशंस भी, मतलब कंग्रेचुलेशन नहीं, क्या बोलते हैं, गुड लक भी दिए या विश किए और कहने लगे कि सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ, यानी मैं अब मरने वाला हूँ, मुझसे एक बार आके मिल जाना। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुंच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। उनका सपने में इस तरह आना और इनसे बात करना और एक बार मुझसे मिलकर जाओ ये बताना, इसके बाद तो हमारे लेखिका से रहा नहीं गई और वो सीधे उनसे मिलने के लिए चले गए और उनसे मिलने के लिए अस्पताल में पहुँचे। तो वहाँ देखा तो कैसा, शून्य की तरह वो वहाँ पर लेटे हुए थे। शून्य की तरह यानी कुछ मतलब नहीं, अभी ऑलमोस्ट बेजान सी, कोई वैल्यू नहीं सा, ऐसे ही एक देह, एक शरीर वहाँ पर पड़ा हुआ था। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर यानी हमेशा के लिए बाय कहकर या अलविदा कहकर मैं वहाँ से लौट आई। रज़ा साहेब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। रज़ा साहेब नाम से ही आप समझ सकते हैं वो एक मुसलमान थे, लेकिन मुसलमान होने के बावजूद वो जितना अपने इस्लाम धर्म को इज्जत देते, उतना ही इज्जत से हिंदू और ईसाई धर्म को भी वो मानते थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फ़ोटो, गांधी जी की आत्मकथा यानी खुद का स्टोरी जो लिखा हुआ उसको कहते हैं आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। वह भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, मोगरे की बनी हुई कुछ सूखी पुरानी माला और सब एक साथ रखा रहता था उनके स्टूडियो में। सब कुछ है, यानी वो कोई भी चीज़ों को, मतलब कोई भी मज़हब को बड़ा या छोटा नहीं मानते हैं। और फ्रांस में सालों से रहने के बावजूद भी उसके अंदर अंदर ही अंदर भीतर में क्या है, एक भारतीय होने का एहसास हमेशा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। तो हम समझ सकते हैं कि उनका जो हर धर्म को एक ही समानता देने का कितना उनका अच्छा जो गुण के बारे में हम समझ सकते हैं। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे ये तो एस.एच. रज़ा है। मतलब हमारी लेखिका एक दिन आर्ट गैलरी में, जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देख रही थी, तो किसी ने तो किसी को देखकर कहा कि ये तो एस.एच. रज़ा है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में यानी मेरे जिन लोगों से मिलने की जो लिस्ट है मेरी, उस लिस्ट में, सूची यानी लिस्ट, उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रज़ा साहेब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। मैंने कहा मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। देखो रज़ा साहब कितने सिंपल एक व्यक्ति है, हमें इसी से पता चलते हैं। उनसे अचानक इनकी, मतलब हमारी लेखिका की मुलाकात हुई और जैसे उनके पास गई और बोलने लगा कि मुझे आपसे बात करनी है।
और वो देखते रह गए और उन्होंने इंटरव्यू भी दिए, बातें किए, काफ़ी सारे बातें हुई। और बाद में हमारी लेखिका से पूछने लगा कि आप और क्या क्या काम करते, तो लेखिका का कहना था कि हाँ, मैं चित्रकार हूँ या कलाकार हूँ, पेंटिंग करती हूँ। तो ये सुनने की देरी कि उन्होंने क्या कहा, चलो तुम्हारा काम देखते हैं, यानी तुमने क्या किया, तुम्हारा पेंटिंग देखते हैं। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। उज्जवल यानी बहुत ही तेजोमय है, बहुत ही ब्राइट है। तो आपका भविष्य बहुत ब्राइट है। उनका काम देखने के बाद रजा साहब का कहना था कि आपको कहाँ चलना है, पेरिस में आना है। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। हर छोटी बात को भी वो बहुत ही महत्व देते थे। बड़ी तन्मयता यानी एकाग्रता, बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ और लगन के साथ, मतलब बहुत ही एनग्रोस होकर करते थे सब कुछ। यानी हर काम बहुत ही एकाग्रता से, बहुत ही लगन से करते थे, मन लगाकर वो करते थे। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। उन्होंने किए हुए पेंटिंग लोग अगर खरीदते हैं, वो बिक जाने के बाद उसे पैकिंग करके देने का, उस बात में भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते। अगर ये पैकिंग में अगर किसी ने मदद करने का कोशिश की तो उनको मदद करने से या मदद लेने से मना करते। किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से यानी बहुत ही तरीके से, अच्छे तरीके से, धैर्य के साथ वे पैकिंग करते थे। कहते थे, लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। एक इंसान के लिए, एक पिता के लिए, उनकी बेटी जब ससुराल जाती है शादी ब्याह के बाद, तो वो जो विदाई उनके लिए बहुत ही कीमती होती है, बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाते हैं उस वक्त एक पिता। इसी तरह रजा साहब के लिए उनके हर एक कला, हर एक चित्र उन्होंने जो बनाया हुआ उनके लिए अपनी बेटी की तरह है। तो उसे सजाकर भेजना उनको अच्छा लगता है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द, हर पंक्ति को नाप तोड़ कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। तो जब भी कभी वो किसी को लेटर लिखते हैं या कोई भी चीज़ें लिखते हैं तो वो इतने ध्यान से हर एक शब्द को, हर एक पंक्ति, हर एक लाइन को नाप तोड़कर, सोच समझकर लिखते थे। और उन्हें फूल बहुत ही पसंद है। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गारदीनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। 22 अक्टूबर 1988, 22 अक्टूबर 1988 में, उस दिन लंदन से पेरिस गारदीनो स्टेशन पर जाकर ट्रेन से उतरी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहे। ऐसा नहीं कि ट्रेन लेट होने पर हम अगर किसी को लेने जाते हैं स्टेशन पर, अगर ट्रेन लेट है तो हम एक तो बाहर कहीं घूम आते हैं या फिर हम घर लौटते हैं और जब वक्त होगा, यानी ट्रेन आने के टाइम, वक्त आने पर हम वापस लौटते हैं। लेकिन इन्होंने वहीं के वहीं डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। तो जिनके लिए जो लगाव है, जिनके लिए कुछ काम करनी होती है, तो वो पूरे मन लगाकर या पूरे आत्मीयता के साथ वो करते थे। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा, भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। तो अपनों के लिए वो कितने अपनापन जताते हैं वो इसमें पता चलता है। वो लेखिका एक बार बीमार होकर अपने कमरे में ही पड़ी रही तो रजा साहब रात के 11 बजे उनके लिए खाना, वो भी भारतीय इंडियन रेस्टोरेंट से खाना और उनके लिए दवा लेकर पहुंच गए।
मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा आप लोग चिंता ना करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। इतना ही नहीं, उनका उनके लिए अपनापन जताने के साथ साथ उनके अपनों के लिए, उनके लोगों के को भी दिलासा देने का काम किया उन्होंने। हर बार जब मैं या रज़ा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते। दोनों पेंटर्स है, दोनों चित्रकार हैं, दोनों जब भी कोई नया पेंटिंग करते हैं तो ये एक दूसरे को सबसे पहले दिखाते हैं। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। समालोचक मतलब क्रिटिक बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्रिटिक मतलब कोई कोई भी किस्म का कला का जब जन्म होता है किसी के द्वारा, या किसी ने कोई कला को जन्म दिया, यानी कोई चित्र बनाया, जो कविता लिखा या कोई लेखन लिखा, कोई कथा लिखे, तो उसे पढ़कर या उसे देखकर परख कर उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई है, उसका पूरा समालोचन करना, यानी उसको पूरी तरीके से क्रिटिसाइज करना, वैसे लोगों को समालोचक कहते हैं। तो इन लोग दोनों एक दूसरे के कला के ईमानदार समालोचक थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियां की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। एक ही फील्ड में, एक ही क्षेत्र में काम करने वाले दो लोग जब अपने अपने कलाओं को लेकर एक ही साथ प्रदर्शनी करते तो ये तो आम बात है, या ये कॉमन सी बात है कि एक दूसरे के साथ वाद विवाद हो या एक दूसरे के साथ डिसएग्रीमेंट हो। लेकिन हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, जबकि हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क, हर जगह, ये सभी जगह हमने हमारी प्रदर्शनी एक साथ किए। ये उनके स्नेह और अपनेपन के कारण ही था। तो इस तरह जो हमारे बीच में बिना वाद विवाद के हमेशा एक साथ रहकर काम करना, यानी वो उनके प्रेम, स्नेह और अपनापन के वजह से ही है। हिंदी, उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेजी, फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गज़ल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। तो उनका अभी भाषाओं का प्रेम, हिंदी और उर्दू ये दोनों भाषा तो बहुत ही अच्छा से बोलते ही थे। उनके साथ साथ अंग्रेज़ी, इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज में भी बहुत अच्छी तरीके से लिखते थे। कविताओं को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे वो, और शेर, हम बोलते शायर, और गज़ल ये भी, और पुराने ओल्ड हिंदी फिल्म के गाने भी बड़े चाव से, बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते थे उसमें। ये ध्यान देने की बात है। हम भी कभी कभी डायरी लिखते कुछ लोग, पर वो ज़िंदगी के जो दुख भरे हुए पलों को ज़्यादातर लोग लिखते हैं, लेकिन वो वे अपने डायरी में हर एक सुंदर पल, अपने जीवन में बीते हुए हर एक सुंदर पल के बारे में लिखते थे। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी, तो उन्हें बहुत गर्व होता था। हमारी लेखिका की बेटी जिनका नाम हेलेना है, वो बहुत ही अच्छी हिंदी बोलती थी, तो उनको यानी रज़ा साहब को बहुत गर्व महसूस होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते, यानी लेखिका की बेटी के साथ वो शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे। रज़ा साहब को अच्छा खाना खाने का बहुत शौक था, पर दाल, चावल, रोटी, आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। यानी उन्हें अच्छे अच्छे खाने, मतलब अच्छे टेस्टी खाने, स्वादिष्ट खाना खाना उनको बहुत पसंद था, लेकिन फिर भी दाल, चावल और रोटी और आलू की सब्जी में उनकी मानो कि जैसे जान अटकी है, मतलब उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए, उनके फ्रेंच दोस्तों के लिए, और उनके लिए हफ्ते में एक बार भारतीय यानी इंडियन शाकाहारी यानी वेजिटेरियन खाना बनाकर भेजती थी। रज़ा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रज़ा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिल गया। तो एक बार इनके जाने के, यानी इनके जो चले जाने की जो खबर है वो देने के लिए, उनके दोस्तों को देने के लिए गए, तो और एक बार उनके दीवारों पर रज़ा साहब के काफ़ी सारे कृतियाँ
देखने को मिला। मैं हमेशा कहती, रज़ा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं। एंजल गार्जियन जैसे समझो कि जो नाबालिग होते हैं या फिर जिनके शरीरों में यानी कोई अवयवों में कोई कमी है, ऐसे लोगों के लिए जो गार्डियन होते हैं यानी उनका देखभाल करने के लिए, उनको सही रास्ता दिखाने या हर काम उनके करने में मदद करने के लिए एक गार्डियन हुआ करता है, वो एंजल गार्जियन। सो मैं हमेशा रज़ा साहब को बोलती रहती थी कि आप मेरे लिए मेरे एंजल गार्जियन हैं। तो मुस्कुरा देते थे वो। पर सन 2000 के बाद से कहते हैं, मतलब 2000 के बाद वो काफ़ी बीमार पड़ने लगे और उनको ही किसी की ज़रूरत पड़ने लगे, किसी की सहारे की ज़रूरत पड़ने लगे। तो वो उस 2000 के बाद वो कहने लगे, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है। भूमिका यानी रोल, हमारी जो ज़िंदगी में हमारी जो रोल है वो अब बदल गई है। तुम मेरी एंजल गार्डियन हो, अब मैं नहीं। अभी मुझे तुम्हारा सहारे की ज़रूरत है। तो मैं तुम्हारा एंजल गार्डियन नहीं, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो। तो बच्चों, इस संस्मरण के ज़रिए हमें बहुत ही महान एक व्यक्ति रज़ा साहिब के बारे में कुछ जानकारियाँ मिली और हमारी लेखिका सुजाता बजाज और रज़ा साहब के बीच का जो अपनापन है वो भी हमने देखे। लेसन के लास्ट में कुछ मीनिंग्स भी दिए गए हुए हैं। करीने से मतलब तरीके से या सलीके से, जिज्ञासा उत्सुकता, जानने की उत्सुकता, समालोचक यानी गुण दोष आदि का प्रतिपादन करने वाला, मैंने आपको बताया क्रिटिक, और अनहोनी यानी असंभव, जो ना होने वाली है। तो बस इतना ही ये वीडियो में। बाय बाय।